दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कोरोना अपडेट में। आज का जो सेगमेंट है कोरोना अपडेट का, उसका टॉपिक है सीरियसनेस ऑफ कोरोना, कि कोरोना वायरस कितना सीरियस हो सकता है। कई बेसिक सवाल हैं, कुछ डिटेल्ड सवाल हैं। कोशिश ये रहेगी कि मैं सही सवाल पूछूं जो आपके दिमाग में भी चलते हैं और उनका सही जवाब मिले। इस काम के लिए मैंने आज इनवाइट किया है डॉक्टर मनीषा मेहंदीरत्ता को और डॉक्टर सतीश वावने को, जो एक साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। डॉक्टर मनीषा, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस कितना सीरियस हो सकता है। कोरोना वायरस मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत माइल्ड होता है। माइल्ड मीन्स अगर 80 to 85% केसेस में हम देखें तो कोरोना का इन्फेक्शन सिंपल खांसी, जुकाम, लो ग्रेड फीवर के साथ ही सेटल हो जाता है। 10 to 15% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। उनमें प्रॉब्लम बढ़कर निमोनिया का रूप ले सकती है, जिसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 3 से 5% के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आईसीयू में ज़रूरत हो सकती है और प्रॉब्लम जानलेवा भी हो सकती है। सो नो डाउट कोरोना इन्फेक्शंस कैन बी सीरियस, बट येस द नंबर इज़ वेरी लेस। उनमें प्रॉब्लम बढ़कर निमोनिया का रूप ले सकती है, जिसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 3 से 5% के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आईसीयू में ज़रूरत हो सकती है और प्रॉब्लम जानलेवा भी हो सकती है। सो नो डाउट कोरोना इन्फेक्शंस कैन बी सीरियस, बट येस द नंबर इज़ वेरी लेस। डॉक्टर सतीश, आप क्या कहेंगे? बेसिकली कोरोना वायरस ये नोवेल वायरस है। इसके बारे में अगर सीरियसनेस अपन जानना चाहते हो तो वायरस के जो सीरियसनेस रहता है ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेज में रहता है। बेसिकली कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स कुछ भी दिखते नहीं, कुछ पेशेंट में माइल्ड दिखते हैं, कुछ पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ पेशेंट में क्रिटिकल्स रहते हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो 80 to 85% पेशेंट ये एकदम माइल्ड सिम्टम्स वाले रहते हैं, जिसको कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। 14% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिसमें अगर देखा जाएगा तो मॉडरेट सिम्टम्स रहते हैं, जिसको बेसिक मेडिकेशन की ज़रूरत रहती है। और 5% पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको क्रिटिकल केयर, वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल इस पैंडमिक के स्टेजेस पे। जब हमने लॉकडाउन किया था तब हम कह रहे थे कि हम स्टेज 2 में हैं, हमें स्टेज 3 में नहीं जाना। अब इतने दिन बीत चुके, महीने से ऊपर हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत कौन सी स्टेज में है और इसे कैसे जाना जाता है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्टेज 2 और स्टेज 3 में डिफरेंस क्या है। स्टेज 2 तब तक बोलते हैं जब तक कि हम अगर एक केस आया है जो कि कोरोना पॉजिटिव है और हम उसका कॉन्टैक्ट ढूंढ पाते हैं कि उसको इन्फेक्शन किससे हुआ है, तब तक हम उसको स्टेज 2 कहते हैं। सपोज अगर वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता है, जिसे स्टेज 3 कहते हैं, कि हमें सोर्स आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर नाउ आईसीएमआर गाइडलाइंस और इंडियन डेटा के हिसाब से अभी तक भारत स्टेज 2 में ही है। तो डॉक्टर सतीश, आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से ये कौन सी स्टेज में हम? अगर इंडिया का ये स्प्रेड देखा जाएगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो हम लोग अर्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन में, जिसको हम लोग क्लस्टर कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। मीन्स क्या रहता है इसमें, कोई कोई पर्टिकुलर पॉकेट्स जो रहते हैं पॉपुलेशन के, उधर ही वो वायरस अभी कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हो रहा है। बट कई जगह ऐसा है कि जिधर अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, और कई जगह तो ऐसी है कि जहाँ तो वायरस का अभी कोई पेशेंट भी नहीं मिला है। ऐसे भी कोई डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में। डॉक्टर मनीषा, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ पहले कि जब इसे कोरोना वायरस को पैंडमिक करार कर दिया गया, मतलब जब इसे घोषणा कर दी कि ये पैंडमिक है, पूरी दुनिया भर में शोर मच गया और एक नाम बड़ी ज़ोर से उठकर आया, वो था रेस्पिरेटर्स का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, और लोग भी जानना चाहते हैं, कि कोरोना वायरस के इलाज में वेंटिलेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, निमोनिया बन जाता है या जानलेवा होने लगता है, जहाँ पे फेफड़े बुरी तरह से इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाते हैं और वो खुद काम करने लायक नहीं रहते हैं,
तो हमें ऐसे केस में पेशेंट्स को वेंटिलेटरी सपोर्ट पे डालना पड़ता है, ताकि जब तक कि उनका इन्फेक्शन अपने आप से ठीक हो तब तक वेंटिलेटर उनको सपोर्ट कर सके। और डॉक्टर सतीश, आप क्या कहेंगे? बेसिकली कोरोना वायरस में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे पेशेंट में ना माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम जो रहते हैं उसमें कोई भी बैकअप की जैसे ऑक्सीजन का या आईसीयू का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट उसमें से कुछ सीवियर स्टेज जो रहता है, जो उसको क्रिटिकल फेज बोलते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसका रीज़न ये है कि वो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और सडन ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनको ऑक्सीजन थेरेपी एंड देन लास्ट स्टेज में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज लंग कंप्लायंस वीक हो जाता है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। उसके कारण उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर सतीश बाबू ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी एक टर्म और उठकर आया है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है। तो दो सवाल बनते हैं, एक कि क्या ऐसे लोग कोरोना वायरस को फैला सकते हैं, और दूसरा ये कितने खतरनाक हो सकता है या ये कितने खतरनाक हो सकते हैं पेशेंट्स? यस, जिनको सिम्टम्स नहीं है, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में असिम्प्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं, वो भी वायरस को ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट दूसरे को कर सकते हैं। और जो बिना सिम्टम वाले पेशेंट है उसमें तो ये ज़्यादा रहता है स्प्रेड होने का संभावना, बिकॉज उनको ही पता नहीं रहता कि मुझे इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। बट एज कम्पेयर टू ओपन जो पेशेंट है जिसको सिम्टम्स है रेस्पिरेटरी के, उनका जो मात्रा है स्प्रेड होने का वो ज़्यादा है। और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में जो वायरस का वायरलेंस रहता है या जो वायरल लोड रहता है एज कम्पेयर टू एक्टिव पेशेंट्स के हिसाब से कम रहता है। बट डेफिनेटली बिना सिम्टम्स वाले पेशेंट भी ये वायरस को ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल अब लॉकडाउन पे, कि लॉकडाउन किसी स्पेसिफिक फेज़ में किया जाता है, और यदि हाँ तो इसके कितने स्टेजेस होते हैं, कितने फेज होते हैं इसके? देखो, जो लॉकडाउन है वो ऐसे कुछ स्पेसिफिकली फेजेस में नहीं होता है, बट येस इट डिपेंड्स अपॉन एवरी कंट्रीज की वहाँ के लोग की डेमोग्राफिक क्या है, पॉपुलेशन क्या है, एज क्या है, किस तरह से उनके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, उस हिसाब से हम लॉकडाउन करते हैं। लॉकडाउन का पर्पस एक्चुअली ये होता है कि सपोज किसी को आज इन्फेक्शन है और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कोई भी पेशेंट जिसको इन्फेक्शन है वो 14 से 21 दिन तक अपना इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को स्प्रेड कर सकता है। सो अगर हम इस दौरान उस पेशेंट को जिसको इन्फेक्शन है घर के अंदर कर्टेल करेंगे या वो बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेगा, तो वो इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। एंड बाय दैट टाइम जैसे 14 से 21 दिन जब तक कंप्लीट होंगे तब तक उसका इन्फेक्टिव फेज चला जाएगा। डॉक्टर साहब, अब आप दोनों से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए सेल्फ आइसोलेशन का क्या रोल है, उसकी क्या रेलेवेंस है, उसका क्या महत्व है? हाँ, देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेल्फ आइसोलेशन इन कोरोना इन्फेक्शन। बेसिकली कैसे रहता है कि अगर हम लोग सेल्फ आइसोलेशन करोगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा इन्फेक्शन अगर रहेगा सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक फेज में जो भी इन्फेक्शन रहता है वो रहेगा, एक तो दूसरे को नहीं होगा क्योंकि हम लोग किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और हम लोग आइसोलेट खुद को करेंगे तो दूसरे के भी हम लोग कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो दूसरे का इन्फेक्शन भी हम लोगों को नहीं लगेगा। और एज पर करंट सिनेरियो इसका सेल्फ आइसोलेशन एक अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? The most important part is self isolation। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन है तो उस यंग अडल्ट्स में तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अभी उसका सबसे बड़ा थ्रेट टू दी सोसाइटी ये है कि वो इन्फेक्शन और लोगों को ट्रांसमिट करेगा। तो अगर वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है मतलब कि अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता, अपने आप को उनसे सेग्रीगेटेड रखता है, जैसे अपने वॉशरूम्स अलग यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता है, तो वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द इफेक्टिव वे टू स्टॉप ट्रांसमिशन इज आइसोलेट। जिस पेशेंट को पता चले उसको इन्फेक्शन है, अगर वो अलग हो जाएगा तो इन्फेक्शन का स्प्रेड कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। डॉक्टर सतीश एंड डॉक्टर मनीषा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद
आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे जुड़े और हमें आज इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर मी इनवाइटिंग ऑन कोरोना अपडेट्स। दोस्तों, आज हमने जाना कि कोरोना वायरस कितना सीरियस हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपको कोरोना अपडेट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।